ठीक है, तो हम आज आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। आज आपका डे 9 है। डे 8 तक की क्लास में आप लोगों ने क्या क्या सीखा? हमने बेस कलर थ्योरी पढ़ी थी, रिफ्लेक्शंस पढ़े थे, अंडरटोन्स पढ़े थे, डायरेक्ट कलर करना सीखा था, फिर लाइट कलर करना सीखा था, एक बालेआज की टेक्निक सीखी, बेबी लाइट सीखी, नॉर्मल हाइलाइट्स की टेक्निक सीखी, और साथ ही साथ हमने ओम्ब्रे टेक्निक को भी सीखा। उसी के साथ साथ हमने मनी पीस बांधना भी सीखा, है ना। उसके बाद ट्रीटमेंट के बारे में आए तो ट्रीटमेंट में हमने ओलाप्लेक्स को सीखा, केराटिन को सीखा, स्मूथनिंग सीखी, रिबॉन्डिंग करनी सीखी, नैनोप्लास्टिया करना सीखा, ब्लूटॉक्स करना सीखा, बोटॉक्स करना सीखा। तो ऑलमोस्ट सारी ही चीजें आपकी कवरअप हो गई हैं। सिर्फ एक दो चीजें बची हैं, जैसे कि आपकी कस्टमाइज बालेआज टेक्निक, जो कि आज मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कस्टमाइज बालेआज टेक्निक को कैसे किया जाता है। उसके बाद दूसरा आपका एक चीज और बच गई है, जैसे कि अपना पमिंग, जो करली हेयर किए जाते हैं, जैसे मैंने कराए थे, अब तो खैर खत्म हो गए हैं, ये बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं बाल मेरे। तो करली हेयर को बोलते हैं पमिंग। पमिंग प्रोसीजर आप लोग को लिखवा दिया जाएगा, आज या कल मैं लिखवा दूंगा मैं। और एक आपका हेयर कट रहता है। हेयर कट मैंने सोचा है कल ही मैं आप लोगों को समझाऊंगा हेयर कट। आज आपको कस्टमाइज टेक्निक के बारे में बता दूंगा, और जो भी आपकी जो पमिंग से रिलेटेड थोड़ी बहुत जो थ्योरी बची है वो सारी करा देंगे। प्लस साथ ही साथ जो अभी सवाल किया था मैडम ने कि किस किस सिचुएशन में हमें केराटिन, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया को यूज करना होता है और कब यूज करना होता है, कोई भी कंडीशन में पहले करना होता है या बाद में करना होता है, ये सारी चीजें हम आज की थ्योरी में पहले पढ़ लेते हैं। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले तो हम अपनी बची हुई थ्योरी पर आते हैं। आपका एक प्रोसीजर रहता है पमिंग, कि ये पमिंग क्या है। सबसे पहले पमिंग को पढ़ लेते हैं। पमिंग क्या होता है? पमिंग होती है 100% करली हेयर। पमिंग होता है 100% करली हेयर प्रोसीजर को पमिंग बोलते हैं। ये चीज मेंशन कर लो, 100% करली हेयर करने को पमिंग बोलते हैं। पमिंग करने के लिए जो प्रोडक्ट यूज होता है उस प्रोडक्ट का नाम है वेलोसिटी। यही वेलोसिटी से पहले रिबॉन्डिंग की जाती थी। आपको याद हो तो मैंने समझाया था, बताया था, यहां तक कि मैंने इंस्टाग्राम पर रील भी डाली है इस चीज की बना करके, कि ये वेलोसिटी पमिंग के लिए यूज की जाती है। लेकिन पहले जब रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग का कोई वो नहीं था ना प्रोडक्ट, तो वेलोसिटी को मैदे में या फिर बेसन वगैरह में डाल करके इसी से रिबॉन्डिंग प्रोसीजर किया जाता था। चलो, तो ये वेलोसिटी क्या है? ये वेलोसिटी असल में एक ऐसा लिक्विड है, ये है एक लिक्विड प्रोडक्ट। ये एक ऐसा लिक्विड है जो आपके बालों को 80% बॉन्ड लूज करने का काम करता है। बॉन्ड लूज या 80% बालों को मुलायम या बॉन्ड लूज करने का काम करता है। कौन? वेलोसिटी। इसको सर्च कर लेना, देख लेना, अदरवाइज मैं पिक्चर भी डाल दूंगा इसकी। वेलोसिटी वैसे तो सबने देखी ही होती है, वेलोसिटी हर सैलून में होता ही होता है। तो हमने पमिंग पढ़ी है। पमिंग क्या है? 100% करली हेयर प्रोसीजर को पमिंग बोला जाता है, जिसके लिए वेलोसिटी प्रोडक्ट का यूज होता है। वेलोसिटी एक लिक्विड प्रोडक्ट होता है जो कि हमारे बालों का बॉन्ड लूज करने का काम करता है। क्लियर है सबको ये बात? इसी के साथ साथ वेलोसिटी का जो न्यूट्रलाइजर आता है, इसका न्यूट्रलाइजर आता है पाउडर बेस। न्यूट्रलाइजर जो है वेलोसिटी का, वो एक पाउडरी फॉर्म में आता है, जिसको कि पानी वगैरह के साथ डाल करके हम करली हेयर पर यूज करते हैं, ताकि हमारा जो बॉन्ड है वो उसका पीएच लेवल मेंटेन हो सके और हमारा जो हेयर बॉन्ड है वो फिक्स हो सके। जैसे हम न्यूट्रलाइजर लगाते हैं ना स्मूथनिंग करने में, ताकि हेयर बॉन्ड फिक्स हो सके हमारा, तो यहां पर भी इसका भी वेलोसिटी के बाद न्यूट्रलाइजर यूज किया जाता है, जो कि पाउडर बेस होता है, जिसको पानी में डाल करके यूज करते हैं हम लोग।
चलिए अब इसका प्रोसीजर पढ़ लेते हैं कि अगर आप बाल पर किसी को पमिंग करते हो तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, पहले क्या करना होता है, फिर क्या करना होता है, पूरा प्रोसीजर हम पढ़ते हैं। उसके बाद ये पमिंग कैसे बांधी जाती है ये भी मैं आप लोगों को लास्ट में डमी पर दिखाऊंगा, बताऊंगा। देखिए पमिंग करने के लिए सबसे पहले होता है वॉश, जो कि कोई भी केमिकल करने से पहले किया जाता है। चाहे आप कैरेटीन कर रहे हो, स्मूथनिंग कर रहे हो, कलर कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, सबसे पहले क्लाइंट का वॉश ही होता है। इनफैक्ट कि हेयर स्पा करने के लिए भी हम सबसे पहले क्लाइंट का वॉश करते हैं। उसके बाद होती है एप्लीकेशन किसी भी चीज की। एप्लीकेशन में क्या होता है आपके पास, वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है आपके पास जिससे आप हेयर पर एप्लीकेशन करते हो। वेलोसिटी मतलब एक लिक्विड प्रोडक्ट, ये एक लिक्विड प्रोडक्ट जो पानी की तरह होगा, जिसको आप हेयर पर कैसे लगाओगे ये मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। अब देखो इसमें एक चीज क्लियर करा देता हूं पमिंग की। हाँ इंस्टाग्राम पर है एक वीडियो, इंस्टाग्राम पर इसकी एक वीडियो भी है, मैं भेज दूंगा, देख लेना उसको भी। अब देखो एप्लीकेशन कैसे की जाती है। वेलोसिटी की एप्लीकेशन आपको हमेशा वेट हेयर में करनी है। वेट हेयर में इसलिए करनी है क्योंकि वेलोसिटी जो होगा वो बहुत ही हार्ड प्रोडक्ट होता है, और इसका जो रेस्टिंग टाइम होता है ना, रेस्ट, इसका रेस्ट टाइम होता है पूरे 2 घंटे, 2 आवर्स। तो 2 घंटे अगर किसी के बालों पे स्मूथनिंग क्रीम लगी रहे तो उस बाल का क्या हाल होगा आप खुद सोचो। तो ये सेम चीज है, वेलोसिटी भी बालों का बॉन्ड लूज करता है, और इसका जो रेस्टिंग टाइम है वो 1.5 घंटे से तकरीबन 2 घंटे का होता है। इसलिए इसको आप हमेशा वेट हेयर में ही यूज करना। आपका नेट कमजोर होगा भाई। 2 घंटे तक बालों पर एप्लीकेशन करके आपको वेलोसिटी को छोड़ना होता है, और 2 घंटे पूरे होने के बाद फिर होता है क्लाइंट का रिंस। लेकिन अब इसमें एक चीज समझो, देखो जब आपने बाल को वॉश किया उसके बाद आपने वेलोसिटी प्रोडक्ट अप्लाई किया, तो ये अप्लाई आपने जो किया है ये कैसे किया है, ग्लोबल की तरह लगा के छोड़ना है या इसमें क्या करना होता है, इसको रिबॉन्डिंग की तरह कोई ऐसे बस एप्लीकेशन करके नहीं छोड़ना कि बालों का जब बॉन्ड लूज हो जाएगा तो बाद में आप कल्स करोगे, वो चीज नहीं होती। यहां पर इसके लिए यूज किए जाते हैं रोल्स वगैरह, मैं दिखाता हूं आपको, देखो ये देखो, ये पमिंग के रोलर होते हैं, ये बिल्कुल पतला वाला साइज है जैसा मेरे बाल है, मैगी नूडल कर्ल बिल्कुल। फिर ये से थोड़ा सा बड़ा साइज होता है जिसमें प्रॉपर एक कल्स बन करके आता है। फिर इससे भी बड़े साइज आते हैं जो लकड़ी वाले आप लोगों ने शायद देखे भी होंगे, पमिंग के रोल होते हैं, लकड़ी के होते हैं वो, वुडन के, वो इससे भी बड़े आते हैं। प्लास्टिक में भी आजकल आते हैं जो इससे भी बड़े होते हैं। ये 4-5 तरह के साइज आपको मिलेंगे, जो कि बाल को नूडल कर्ल बनाने के लिए होगा, एक नॉर्मल वेव के लिए होगा, एक होगा नेचुरल साइज के लिए, जो कि नेचुरल कर्ल बनते हैं ना थोड़े ऐसे खुले खुले, एक उस साइज के लिए भी होगा। तो अलग अलग साइज के आपको कुछ इस तरह के ये रोल मिलेंगे पमिंग के। अब सपोज करो कि आपने बालों को वॉश किया, उसके बाद आपने एक सेक्शन लिया प्रॉपर, जैसे कि ग्लोबल कलर लगाते हैं ऐसे आपने एक सेक्शन लेना है। बेटे इधर आओ, यहाँ पे ऐसे, बस ये देखो जैसे कि मैंने इन मैडम का वॉश किया और मैं इनको पमिंग कर रहा हूं, तो आपने कुछ इस तरह से चिन डाउन करो, यहां से ऐसे पतला सेक्शन लेना होता है, ये बाल पर चिन डाउन करो, ये ऐसे हमने पतला सेक्शन लिया, ठीक है। और उसके बाद वेलोसिटी एक लिक्विड प्रोडक्ट होगा, है ना, कोई क्रीम तो है नहीं, तो लिक्विड प्रोडक्ट को आप ऐसे ऊपर से तो डाल नहीं सकते हो, तो वो आपको ऐसे कॉटन के थ्रू डैप 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 करके ऐसे करके अप्लाई करनी है और पूरा मल्सीफाई करना है फिर उसको। क्लियर है सबको?
कॉटन में लेके प्रोडक्ट आपको कॉटन गीली करनी है थोड़ी सी वेलोसिटी में, और ऐसे डैप डैप करके आपको एप्लीकेशन करनी है और पूरा ऐसे हेयर मल्सीफाई करना है प्रॉपर। पूरी मल्सीफिकेशन और 2-3 बार कोम चलाने के बाद आप फिर ये रोलर बांधोगे क्लाइंट को। ये रोलर कैसे बनता है ये देखो, आगे होना थोड़ा सा। जो भी आपका हेयर होगा कस्टमर का, देखो इनका तो जैसे बहुत ज्यादा लंबा हेयर है ना, इनका बहुत ज्यादा लंबा हेयर है, तो आप ज्यादा लंबे हेयर में ना जाके यानी टिल एंड में ना जाकर के, अगर बाल छोटा है तो आप बिल्कुल टिल एंड पे चले जाओ ऐसे। ये देखो मैंने जो नीचे का बाल है उसको यहां पर लपेट दिया, ये मैंने सारा बाल पकड़ा और यहां ये देखो अंगूठे से इसको ऐसे दबा लिया पहले, और नीचे का ये जो सारा बचा हुआ बाल है इसको मैं ऐसे लपेट रहा हूं सीधा। लपेटा, उसके बाद जो ये यहां से ये बाल आ रहा है इनका सेक्शन का, इस सेक्शन वाले बाल से इस सबको मैं ऐसे दबाता हुआ चला गया। अब इस प्रोडक्ट इस बाल पे वेलोसिटी तो मैंने पहले ही लगा दी, और इस रोलर की हेल्प से अब ये बालों का जो बॉन्ड है वो रोल शेप में ही लूज होना शुरू हो जाएगा। ऊपर करो इसको, ये देखो इसके यहाँ एक रबड़ भी दी जाती है, ये वाली रबड़ देख रहे हो, इसके यहाँ एक रबड़ दी गई है। इस रबड़ को आपको यहां इसकी दूसरी साइड में ऐसे टक करना होता है लाके, ये देखो लग गया। अब सपोज करो कि आपने इनका हेड वॉश किया और हेड वॉश करके ये रोलर आपने इस तरह से बांध दिया। अब सेम यही एप्लीकेशन आपको पूरे हेड में कवर अप करनी है, जैसे आप हाइलाइट्स वगैरह करते हो नॉर्मल, सेक्शन बाय सेक्शन पूरे बालों में आपको ये रोलर बांध देने हैं। रोलर बंधने के बाद आपको इनका जो रेस्ट टाइम देना है 2 घंटे तक ये रोलर ऐसे ही बंधा रहेगा। उसके बाद आपको करना है रिंस। रिंस करते समय भी आपको ये रोलर खोलना नहीं है, रोलर को बंधे बंधे में ही आपको ऊपर से पूरे हेड पे पानी डाल देना है, रोलर को खोलना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। वेलोसिटी लगाने के बाद एक बार रोलर बांध दिया तो वो दोबारा खुलेगा नहीं, रोलर बंधे बंधे में ही सिर्फ आपको थोड़ा सा पानी डालना है ताकि बाल का जो प्रोडक्ट आपने वेलोसिटी लगाया वो थोड़ा सा धुल जाए, बाल जो है थोड़ा सा वो ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए। बाल ठंडा होने के बाद उसके बाद प्रोसीजर आपका आता है रिंस के बाद 5 नंबर आपका न्यूट्रलाइजर, यही रहना। उसके बाद आ गया आपका न्यूट्रलाइजर। अब न्यूट्रलाइजर मैंने आपको बताया इसका जो न्यूट्रलाइजर है वो आएगा पाउडर बेस। अब पाउडर बेस न्यूट्रलाइजर को हम इस पे कैसे लगा सकते हैं, हम उसको ऐसे छिड़काव थोड़ी कर सकते हैं, वो तो बिल्कुल थोड़ा सा देंगे पाउडर बेस, तो कोई इतना सारा थोड़ी देंगे पाउडर आपको, वो थोड़ा सा पाउडर देते हैं। तो इसलिए इस पाउडर को आपको मिक्स करना होता है किसमें, पानी में। पानी में आपको ये पाउडर मिक्स करना है। कैसा पानी, थोड़ा सा वार्म वाटर, थोड़ा सा गुनगुने पानी में आपको ये जो पाउडर है ये थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, या पूरा पाउच एक बार में आप मिक्स कर सकते हो। न्यूट्रलाइजर पानी में डालने के बाद आपको ये न्यूट्रलाइजर भी कुछ इसी तरह से लगाना होता है। देखो अब मैंने इस हेयर का रिंस कर दिया और मैंने बाउल में पानी लेके, छोटा जो अपना कलर वाला बाउल आता है ना उतना पानी लेना है बस, एक नॉर्मल कलर वाला बाउल या फेशियल बाउल आता है ना, उसमें जैसे हम फेशियल टिश्यू डैप करने के लिए जितना पानी लेते हैं ना थोड़ा सा, सिर्फ आपको उतना ही पानी लेना है, कोई बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए आपको। थोड़े से पानी में आपको इसका जो पाउडर बेस्ड न्यूट्रलाइजर है वो पूरा मिक्स कर देना है अच्छे से, और कॉटन लेनी है बड़ी सी, क्योंकि देखो वो जो पहला प्रोडक्ट था जो आपने वेलोसिटी इस पे लगाया वो एक लिक्विड प्रोडक्ट था, उसको हमने कॉटन से डैप डैप करके एप्लीकेशन किया, और जो दूसरा जो प्रोडक्ट बन रहा है न्यूट्रलाइजर वो भी एक तरह से हमने पानी बना लिया उसका पाउडर मिक्स करके पानी में। तो ये पानी भी आपको फिर कॉटन से ही ऐसे डैप डैप करके बंधे बंधे में ही ऐसे लगा देना है, खोलना नहीं है। न्यूट्रलाइजर लगाते समय भी रोल नहीं खुलेगा, पानी जो आपने न्यूट्रलाइजर का बनाया है उस पानी को ऐसे कॉटन में डैप करके, ऐसे डैप डैप करके आपको अच्छे से हर एक सेक्शन में लगा देना है। उसके बाद न्यूट्रलाइजर का जो टाइम होगा, बैठ जाओ, न्यूट्रलाइजर का जो टाइम होगा वो होता है आपका 10 मिनट। जैसे नॉर्मल हम स्मूथनिंग वगैरह के न्यूट्रलाइजर लगा रखते हैं ना 10 से 15 मिनट 12 मिनट, ये न्यूट्रलाइजर भी आपको 10 मिनट बाल पे रखना है, उसके बाद वापस से बाल का रिंस कर देना है। यहां पर आओ, अब देखो सपोज करो कि मैंने न्यूट्रलाइजर लगा के इनका बाल 10 मिनट तक छोड़ा और उसके बाद वापस से रिंस कर दिया, बाल आपको तब भी नहीं खोलना है, समझ गए, न्यूट्रलाइजर लग गया तब भी बालों को खोला नहीं है, बाल बंधे बंधे में ही रिंस होगा दोबारा से। उसके बाद आप इन बालों को ड्रायर करोगे, जब रिंस हो जाएगा तो ड्रायर करोगे ना,
तो जब ड्रायर करोगे तब भी आपको ये सेक्शन खोलना नहीं है, बाल को बंधे बंधे में ही बाल सुखाना है आपको। अब वो बाल कैसे सूखेगा, थोड़ा सा ड्रायर को ऐसे दूर करके चलाओगे ना तो सिर्फ हवा जाएगी बाल तक, गर्म नहीं लगेगा रूट पे। तो थोड़ा दूर करके ड्रायर से ऐसे आपको हाथ हिलाते रहना है पूरे हेड में, और पूरा बाल कम से कम नहीं तो 70% बाल आपको सुखा देना है। 70% जब ये सारे सेक्शंस ड्राई हो जाएं तब आपको ये खोलने हैं। कैसे खोलने हैं, आपको रबड़ हटाई आपने और उसके बाद देखो ऐसे शेप में ऐसे गोल 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 ऐसे गोल गोल कर करके ये आपको खोलना है। अच्छा ये देखो, इनके बालों पे ना तो हमने वेलोसिटी लगाई ना कुछ लगाया, सिर्फ नॉर्मल रोलर बांधा है ना, बिना किसी प्रोडक्ट के, ना गीला किया। फिर भी सिर्फ इस रोलर की वजह से भी इनके यहाँ रूट के पास एक कर्ल बन गया एक दो। तो सोचो अगर इस पे वेलोसिटी होगी और 2 घंटे ये बाल रखा रहेगा तो प्रॉपर ऐसे कर्ल्स बन के ही आएगा। दोबारा समझा रहा हूं, प्रोसेस ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने वॉश किया, वॉश करने के बाद गीले बालों में ही लिक्विड प्रोडक्ट वेलोसिटी कॉटन के साथ ऐसे डैप डैप करके पूरे बालों में मल्सीफाई की, और मल्सीफाई करने के बाद जो भी साइज का रोलर हमें बांधना था हमने बीचों बीच रख के बाकी बाल को ऐसे थोड़ा सा लपेट दिया। अगर ज्यादा लंबा बाल है तो, छोटा है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। और फिर ऐसे धीरे 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 हम पूरा उसको ऊपर ले गए रूट के पास। बिल्कुल रूट से चिपकाने के बाद आपको ये रबड़ लेनी है और इस रबड़ को दूसरी वाली साइड में बस ऐसे टाई कर देना है, बस इससे ज्यादा और आपको कुछ नहीं करना। क्लियर है? ये रोलर बंधने के बाद सीधा तभी खुलेगा जब पूरा प्रोसीजर खत्म हो चुका होगा और बाल को आप सुखा चुके होंगे, तब ये रोलर खुलेगा। बीच में कुछ भी करने के लिए, चाहे 2 बार रिंस हो रहा हो, 3 बार हो रहा हो, चाहे न्यूट्रलाइजर लग रहा हो, किसी भी सिचुएशन में आपको ये खोलना नहीं है बांधने के बाद। ये सबसे आखिर में खुलेगा जब पूरा प्रोसीजर खत्म हो चुका होगा। क्लियर है? चलिए, और खोलोगे कैसे, ऐसे राउंड शेप में, क्योंकि करली कर रहे हैं ना हम बाल को, तो ऐसे राउंड शेप ऐसे घुमा घुमा के आपको बाल खोलना होगा। जाओ। अरे महाराज सर क्या हाल है, बस बहुत खुश हो। ठीक है, हैं? कौन बोला थैंक यू? पैसे नहीं दिए क्या तुमने? कैसे चांसेस रहते हैं, रूट पे लगेगा ही नहीं, वो 1 इंच एयर छोड़कर लगेगा। और जो आप रोलर भी बांधोगे वो चाहे कितना भी पतला हो, वो आपकी रूट से फिर भी नहीं टच कर पाओगे आप उसे। बाकी ऐसा होता है कि गलती से लग भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे बालों में तो लगेगा ही लगेगा। तो मैंने करवा नहीं रखी, मेरे बाल छोटे ही थे जब मैंने कराया था। जो जेंट्स, आपको पता है पंजाब में सबसे ज्यादा पमिंग पंजाब में की जाती है, क्योंकि वहां जो सरदारों की दाढ़ियां होती है ना, वो लोग अपनी दाढ़ी को करली करा देते हैं, क्योंकि ज्यादा बाल लंबा होता है ना तो वो परेशान होते हैं। तो वो बाल को छोटा करने के लिए बिल्कुल पतली वाली पमिंग करा लेते हैं, इतनी लंबी दाढ़ी इतनी सी हो जाती है। तो सबसे ज्यादा पमिंग पंजाब में ही की जाती है। अब प्रोडक्ट उनको देख, सोचो यहाँ भी लगता है स्किन पे, हेयर में भी कराते होंगे कुछ लोग, जैसे मैंने कराई थी मुझे भी लगा था रूट में, लेकिन कोई खास ऐसा नहीं है। हर किसी को नहीं हो सकता, मैं मानता हूं ऐसा, लेकिन किसी को हो सकता है रिएक्शन भी हो जाए। क्या? रीग्रोथ एप्लीकेशन इसकी नहीं हो सकती। जैसे अब मेरा बाल बढ़ गया ना, तो अब मुझे दोबारा पमिंग करने के लिए ये सारा बाल पहले काटना पड़ेगा, तब पमिंग हो सकती है। ये रिबॉन्डिंग थोड़ी है कि आप सेक्शन ले लोगे, बाल देख रहे हो कैसा घोंसला है, सेक्शन निकालोगे तो बाल ही टूटेगा सीधा। नहीं मैडम, नहीं करें मैडम, अगर ड्रायर करते तो मैं आपको बता चुका होता अभी तक। रिंस करने के बाद गीले बालों में ही आपको न्यूट्रलाइजर लगा देना है, ठीक है? ड्रायर सिर्फ एक ही बार होगा, सबसे लास्ट में, जब पूरा न्यूट्रलाइजर लग चुका होगा उसके बाद 10 मिनट बाद फिर से रिंस होगा, रिंस के बाद फिर आप सुखाओगे बस, तब ड्रायर लगेगा।
कोई स्ट्रेट ड्रायर नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ नॉर्मल बाल आपको सुखाना है। उसके बाद एक डिफ्यूजर आता है, आपने अगर कभी देखा हो तो गोल करके एक नोजर आता है राउंड शेप में, उसको डिफ्यूजर बोलते हैं। डिफ्यूजर के थ्रू आपको ऐसे कल सारे पकड़ने और डिफ्यूजर में रख के ड्रायर चलाना है ताकि सारे वो अच्छे से सूख जाएं, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। कुछ भी करो, मैं तो साबुन से भी धो देता हूँ कई बार जब बाल थोड़े, क्योंकि अब तो मेरी पमिंग खुल गई है ना, तो खुलने की वजह से ये बाल ऐसे बिखरने लग गए हैं मेरे। तो आप इन पे जितना हार्ड शैम्पू यूज करोगे ये उतने ज्यादा करली दिखेंगे, उतने ज्यादा उलझे रहेंगे। बिल्कुल, तुरंत तो नहीं, नेक्स्ट डे कर सकते हो। ऐसा होता है पमिंग के बाद जो फाइनल शैम्पू होते हैं ना, वो नॉर्मल क्लाइंट को आप बोलो आप अपने घर पे करना, जैसे नॉर्मल रूटीन में करते हो आप 3 दिन में 4 दिन में, वैसे होता है। कैसे लगा दूंगा मैडम, बंधे हुए बालों में कुछ लगा सकते हो आप? आफ्टर ओपन आप कब करोगे? बाल सूखने के बाद आप ओपन करोगे तो क्या लगाओगे उसमें? सूखे बालों में मास्क लगता है क्या कभी? ना ना दीदी, कुछ नहीं लगेगा। जी बिल्कुल, वो प्रोडक्ट रहने दो, उसमें कुछ मत लगाना आप। बिल्कुल, उसका फाइनल वॉश क्लाइंट अपने घर पे करेगा जैसे नॉर्मल रूटीन में वो करते होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। पमिंग क्लियर हो गई सबको? हाँ जी। क्या? सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। कुछ भी आफ्टर केयर नहीं है। क्या? नहीं। हम्म, कुछ भी नहीं मैडम। चलिए आगे अब हम पढ़ते हैं स्मूथनिंग, स्मूथनिंग और केराटिन। ठीक है जी, स्मूथनिंग और बोटॉक्स, स्मूथनिंग और ब्लूटॉक्स, स्मूथनिंग और नैनो प्लास्टिया। कि ये पहले कौन सी सर्विस की जाएगी अगर क्लाइंट को स्मूथनिंग करानी है, और उसके साथ आप उन्हें क्या सजेस्ट करोगे? अब ये देखो ध्यान से, स्मूथनिंग का मतलब होता है केमिकल सर्विस, ठीक है, और ये सारी जो चीजें हैं इनको बोलते हैं ट्रीटमेंट। तो पहले केमिकल सर्विस की जाती है हमेशा, और उसके बाद ट्रीटमेंट किया जाता है। पहले ट्रीटमेंट करके आप अगर उसे केमिकल करोगे तो वो बाल पहले आपने ठीक कर दिया, उसके बाद आपने दोबारा से उसे खराब कर दिया। तो पहले एक बार अच्छे से खराब कर दो, उसके बाद ठीक कर दो ताकि वो दोबारा खराब ना हो। क्लियर है? अगर आपको किसी बाल पर स्मूथनिंग करनी है और केराटिन करना है तो पहले स्मूथनिंग की जाएगी, उसके बाद 2 नंबर केराटिन किया जाएगा। अगर आपको किसी बाल पे स्मूथनिंग और बोटॉक्स करना है तो पहले स्मूथनिंग की जाएगी और दूसरे नंबर पे बोटॉक्स किया जाएगा। अगर आपको किसी बालों पे स्मूथनिंग प्लस ब्लूटॉक्स करना है तो पहले स्मूथनिंग होगी, उसके बाद ब्लूटॉक्स किया जाएगा। अगर आपको स्मूथनिंग प्लस नैनोप्लास्टिया दोनों करने हैं तो ये आपको कभी भी नहीं करना, ये भी ध्यान रखना। स्मूथनिंग के साथ आप नैनोप्लास्टिया नहीं कर सकते हो, क्योंकि नैनोप्लास्टिया के अंदर ऑलरेडी स्मूथनिंग की क्रीम का जो केमिकल है वो डाला जाता है। तो यहां पर आपको नैनोप्लास्टिया क्लाइंट को कभी भी सजेस्ट नहीं करना।
आपको सिर्फ या तो ब्लूटॉक्स करना पड़ेगा या बोटॉक्स करना पड़ेगा या फिर केराटिन करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब कंडीशन चेंज करते हैं। कंडीशन चेंज जैसे क्लाइंट को अब स्मूथनिंग नहीं करानी, स्मूथनिंग की जगह पर क्लाइंट आपके पास आई है कलर कराने के लिए। उनको कराना है कलर, ग्लोबल हाइलाइट्स मान सकते हो आप, बालेआज कलर मान सकते हो, नॉर्मल ग्लोबल कलर मान सकते हो, कुछ भी समझ लो आप। अगर आपको पहले कलर और केराटिन करना है तो आप पहले क्या करोगे? पहले आप कलर करोगे, उसके बाद केराटिन होगा। मतलब फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट होगा कलर, फर्स्ट होगा कलर, उसके बाद बोटॉक्स होगा। फर्स्ट होगा आपका कलर, उसके बाद ब्लू टॉक्स आप कर सकते हो। क्लियर है? समझ आ गया आपको? लेकिन ब्लू टॉक्स के साथ दोनों ही कंडीशन है। आप ब्लू टॉक्स पहले भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि ब्लू टॉक्स एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो 5-in-1 ट्रीटमेंट के नाम से आप लोगों ने पढ़ा है। इसकी जो क्षमता है वो इतनी कम नहीं होती कि कलर करने की वजह से ये ब्लू टॉक्स आपके बाल से हट जाए। समझ आ गया आपको? यहां पर आप जी बताओ बताओ। कलर वाले ही बता रहा हूं। अगर आपको पहले कलर करना है और केराटिन करना है तो पहले आपको कलर करना पड़ेगा, उसके बाद केराटिन होगा। बाद में मतलब कब होगा? आफ्टर 12 आवर, कम से कम 12 घंटे के बाद आपको कोई भी ट्रीटमेंट सर्विस करनी होती है किसी भी केमिकल के बाद। अगर आपने कलर किया है आज तो केराटिन या बोटॉक्स अगर उस बाल पे आपको करना है तो वो नेक्स्ट डे अगले दिन आप कर सकते हो, उसी दिन आपको नहीं करना। अगर आपको कलर और ब्लूटॉक्स दोनों सर्विस साथ करनी है तो आपको पहले ब्लूटॉक्स या कलर जो चाहो आप कर सकते हो। मेरा सजेशन आपको यह है कि आप हमेशा जब भी कलर करो तो कलर के साथ या तो सिर्फ और सिर्फ बोटॉक्स करना या फिर केराटिन करना। अगर क्लाइंट को ये बोटॉक्स और केराटिन नाम पसंद नहीं है तो फिर आप ब्लूटॉक्स और नैनोप्लास्टिया के नाम से उनको केराटिन कर देना, या फिर आपका अपना माइंड काम करना शुरू करेगा। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो ये कह देते हैं नहीं नहीं केराटिन का तो रिजल्ट ही नहीं आता मेरे बालों पे, बोटॉक्स मैंने कराया था मुझे रिजल्ट अच्छा नहीं लगा। अगर लेकिन आप उसे ये बोल दो कोई नहीं कलर के बाद आप ब्लूटॉक्स करा लेना, उससे अच्छा हो जाएगा बाल आपका। लेकिन ये बात आप तो जानते हो ना कि ब्लूटॉक्स हो सकता है कलर उड़ा दे, तो यहां आप ब्लूटॉक्स उसे सजेस्ट करो और उसके बाद आप उन्हें करो सीधा केराटिन या बोटॉक्स। ज्यादा सच बोलना भी अच्छा नहीं होता, कई बार दिक्कत हो जाती है। सेम चीज नैनोप्लास्टिया के साथ होती है। कलर के बाद अगर आप नैनोप्लास्टिया करोगे, अब सपोज करो पहले अगर आपने कलर कर दिया उसके बाद आप स्मूथनिंग कर रहे हो तो बाल डेफिनेटली जलेगा ही जलेगा, है ना? तो नैनोप्लास्टिया तो कुल मिला के एक तरह से स्मूथनिंग का ही वर्जन हो गया ना वो। तो आपको यहां पर पहले नैनोप्लास्टिया करना होता है, उसके बाद कलर सर्विस होगी। लिख लेना ये चीज। यहां होगा फर्स्ट नैनोप्लास्टिया और सेकंड होगा आपका कलर सर्विस। यहां पर भी सेम चीज मान के चलो, सेकंड सेकंड होगा आपका कलर और फर्स्ट होगा आपका ब्लूटॉक्स। अदरवाइज अगर आपको पहले कलर कर दिया है आपने तो उसके बाद ब्लूटॉक्स ना करके आप सीधा उन्हें केराटिन वगैरह लगा करके कर देना, क्योंकि प्रोसीजर तो सिमिलर ही है ज्यादातर। 12 घंटे के बाद। चलिए अब एक सिचुएशन रखते हैं, कलर स्मूथनिंग ट्रीटमेंट, तीनों सर्विस अगर क्लाइंट को करानी है तो पहले कौन सी की जाएगी? फर्स्ट होती है स्मूथनिंग, उसके 12 से 15 घंटे बाद या मतलब अगले दिन आप कर सकते हो कलर, ये है सेकंड।
फिर उसके बाद ट्रीटमेंट जैसे कि केराटिन और बोटॉक्स, ये सबसे आपको लास्ट में करना होता है। क्लियर है? ये होगा आपका थर्ड। सबसे पहले स्मूथनिंग की जाएगी, उसके बाद कलर किया जाएगा, तब लास्ट में केराटिन किया जाएगा। कभी भी स्मूथनिंग से पहले कलर नहीं किया जा सकता, स्मूथनिंग के बाद ही कलर किया जा सकता है। जैसे नैनोप्लास्टिया से पहले हम कलर नहीं कर सकते ना, ऐसे ही स्मूथनिंग से भी पहले हम कलर नहीं कर सकते, उससे भी कलर आपका फेड हो जाएगा, उड़ जाएगा। जैसे कि जब हम मेहंदी वाले बालों पे स्मूथनिंग करते हैं तो मेहंदी निकलती है ना बाल से, तो अगर कलर भी होगा तो वो कलर को भी निकाल देगी, तो इसलिए बाद में किया जाता है कलर। चलिए अब रखते हैं कलर, स्मूथनिंग किसका किसका टाइम? 12 घंटे, 12 आवर्स। कोई भी सर्विस, किसी भी सर्विस के बाद कम से कम 12 घंटे के बाद की जाएगी, और बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है? कम से कम चौथी बार ये चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना, बाकी सब आपको रिकॉर्डिंग में देखना पड़ेगा। कोई भी सर्विस कम से कम 12 घंटे के बाद की जाएगी, ध्यान रखना आपसे इस चीज का। अब आपके क्लाइंट को कलर कराना है, स्मूथनिंग करानी है, लेकिन ट्रीटमेंट सर्विस यहां पर चेंज हो गई है। हो सकता है उसे केराटिन का नाम अच्छा नहीं लगा कि वो केराटिन, मुझे केराटिन नहीं कराना, तो केराटिन की जगह आपने उसे सजेस्ट कर दिया मैडम आप ब्लूटॉक्स करा लो, रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है जी, ब्लूटॉक्स या फिर नैनो प्लास्टिया, ब्लूटॉक्स करा लो या फिर नैनोप्लास्टिया करा लो। तो अब आपको पहले यहां स्मूथनिंग करनी है या कलर करना है या फिर ब्लूटॉक्स या नैनोप्लास्टिया, तीनों में से कौन सी सर्विस पहले की जाएगी? सबसे पहले तो स्मूथनिंग की जाएगी फर्स्ट, उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन आपकी नैनोप्लास्टिया या ब्लूटॉक्स अगर आपको करना है, ये आपको स्मूथनिंग के बाद करना है अगले दिन। फिर उससे अगले दिन आप करोगे आपका कलर। थर्ड नंबर पे आपको लास्ट में, सबसे आखिर में आपको कलर करना होगा। पर मैं तो ऑप्शन लिखे है ना मैंने दोनों, अगर ब्लूटॉक्स या नैनोप्लास्टिया करना हो। ब्लूटॉक्स या नैनोप्लास्टिया का मतलब है मैडम कि करना आपको वही है जो सही हो उस समय में। मैं तो करता ही नहीं कभी भी, मैं तो सीधा केराटिन ही करता हूं, स्मूथनिंग के बाद कलर करता हूं, उसके बाद लास्ट में केराटिन कर देता हूं। मैं कभी ऐसे फंसने वाली सिचुएशन अपने सामने आने ही नहीं देता। मैं क्लाइंट को हमेशा सजेस्ट ही वो चीज करता हूं जो आसानी से हो सके और उसका बाल सेफ रहे। ब्लूटॉक्स, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं मैडम। अब सपोज करो वो कह रही है नहीं नहीं ब्लूटॉक्स भी नहीं कराना, फिर आप क्या करोगे? मजबूरी में नाम लेना ही पड़ेगा ना, ठीक है कोई नहीं नैनोप्लास्टिया करा लेना। अब करना क्या है वो तो आप पर डिपेंड करता है ना, क्लाइंट थोड़ी अपने आप अपने बालों पे कुछ लगाता है, लगाओगे तो आप ही। आप चाहे फिर केराटिन लगाओ, जो मर्जी लगाओ, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता। उसको अपनी बातों की सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है। जो चीज मैंने नोटिस करी है कि क्लाइंट को है ना सिर्फ अपनी बात को सही साबित करना होता है, और आप हमेशा उसकी बात को ना ओके करेक्ट करते चले जाओ, नहीं नहीं मैडम आप सही कह रहे हो, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो आप ये मत कराओ, आप वो कराना। करना क्या है ये तो तुम पर निर्भर है, तुम्हें क्या करना है उसके बालों में, उसको मतलब है रिजल्ट से। अब रिजल्ट आपको कैसे देना है मैं वही आपको बता रहा हूं। और कोई सिचुएशन बची है? ब्लूटॉक्स हो गया, केराटिन हो गया, बोटॉक्स हो गया, किसके साथ होती है सर्विस? कलर वगैरह के साथ होती है, स्मूथनिंग के साथ होती है, बस। कुछ रहता है तो बता दो, बताओ हुकुम, कहिए। हाँ, वो सल्फेट फ्री देना पड़ेगा सर आपको।
नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। जब बाल पर एक लेयर आ गई तो कलर तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा शैम्पू, बार ही बार रहेगा वो। जी साहब, सल्फेट फ्री करना पड़ेगा। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जब बारिश आती है तो हमें रेनकोट वगैरह मिलते हैं। वो रेनकोट इसीलिए मिलते हैं कि वो हमारे कपड़ों पर एक रेनकोट की लेयर हो जाती है कि रेनकोट के ऊपर बारिश गिरेगी, आपका अंदर का कपड़ा उससे गीला नहीं होता कभी भी, है ना। तो सेम चीज आपके बाल के साथ होती है कि जब बाल पर केराटिन की लेयर बन जाए तो कोई भी शैम्पू मास्क आपके बाल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। वो जो भी काम करेगा आपका शैम्पू मास्क, वो सिर्फ और सिर्फ केराटिन की लेयर के ऊपर काम कर रहा है। वो उस लेयर को ही साफ कर रहा है, उस लेयर को ही स्मूथ कर देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ जी, मुस्तफा जी वही सारी है सबको मेरी। देखिए ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था कि केराटिन हमारे बालों पे एक लेयर बनाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा बाल ही कोटेड कर देता है। जहां जहां से क्यूटिकल लेयर डैमेज होती है वो क्यूटिकल की पूर्ति करने का काम करता है। क्लियर हुआ आपको? क्यूटिकल लेयर अगर आपको ऐसा लगता है कि वो ओपन करनी जरूरी होती है, तो अगर आपकी क्यूटिकल लेयर ओपन हो जाएगी तो अंदर के आपकी जो कलर मिनरल्स है, जो आपके बाल के जो हार्ड मिनरल्स होते हैं, वो तो बाहर आ जाएंगे। फिर बाल की सेफ्टी क्या रही? जब आप स्मूथनिंग क्रीम लगाते हो तब आपके बालों की दो लेयर ओपन होती हैं, पता है ना आपको। जब आप स्मूथनिंग क्रीम बाल पर लगाते हो तो हमारे बालों की फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर ओपन हो जाती है पूरी तरह से, जिसकी वजह से हमारा बाल बड़ा खुरदरा खुरदरा लगता है, हमें ड्राई ड्राई फील होता है ना। तो वो इसलिए होता है सर, क्योंकि उस समय हमारे बाल की जो सेफ्टी होती है वो सारी रिमूव हो रही होती है। हमारे बालों का जो पीएच लेवल है वो अनबैलेंस हो चुका होता है। बालों के जो हमारे सॉफ्ट मिनरल्स होते हैं जिसकी वजह से बाल अच्छा रहता है, बाल में मॉइस्चर रहता है, वो सब वहां से रिमूव हो जाते हैं। क्लियर हुआ अब आपको? तो केराटिन आपकी जहां जहां से वो बाल में छेद बने होते हैं ना, जहां से भी आपके बालों में क्यूटिकल लेयर डैमेज है, उन सब छेद को बंद करने का काम करता है वो। उससे ज्यादा वो कुछ नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बाल उसमें पैक हो चुका है, पूरा पैक नहीं हुआ है। आपके बालों पे हर चीज लग रही है, लेकिन अंदर कुछ नहीं जा पाएगा, कोई रास्ता नहीं मिलेगा अंदर जाने का। समझ आ गया आप लोगों को ये? आप लोग अपनी बुक चेक करो और बताओ और क्या रह गया आपका, जो मुझसे छूट गया हो, शायद मुझे ध्यान ना आ रहा हो। बताओ क्या रह गया, मैं बताता हूँ फिर आपको। कलर हो गया पूरा? स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, केराटिन, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, कैराशाइन, कैरा स्मूथ, कैरा बॉन्ड, ये सब हो गया। ओलाप्लेक्स वगैरह हो गया सब कुछ। पमिंग हो गई। बालियाज एप्लीकेशन बताई, ओमरे बताया, हाइलाइट्स बताई, बेबी लाइट्स बताई। आपका रह गया कस्टमाइज बालियाज और टीजी लाइट्स और हेयर कट। मेरे हिसाब से आपकी 3 से 4 चीजें बची हुई है, जो आपको कुछ आज और कुछ कल की क्लास में पूरा बता दिया जाएगा। बाकी कुछ रहता है तो आप बता दो, अगर शायद हो सकता है मेरे माइंड से कुछ स्किप हो गया हो। बिल्कुल बताया था मैडम। वीडियो में देख लेना मैडम, कल की ही है शायद, कल वाली रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कस्टमाइज बालियाज कैसे किया जाता है और टीजी लाइट्स कैसे की जाती हैं। दो कलर टेक्निक आज मैं आपको बताऊंगा, और कल की टेक्निक में सॉरी कल की क्लास में हम लोग आपको एक हेयर कट करना बताएंगे प्रॉपर, कि आसान तरीके से हेयर कट को, एक नॉर्मल जो लेयर कट होता है ना हमारा, बाउंसी लेयर कट, आसान तरीके से कैसे किया जाता है, ये कल बताऊंगा मैं आपको। और फिर उसके बाद देखते हैं मैडम, कभी मिलना रहा तो।
इसको मास्क लगा रखा है क्या? चलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कस्टमाइज बालेआज। ठीक है, कस्टमाइज बालेआज का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी एक टेक्निक पर ये काम नहीं होता। कस्टमाइज का मतलब हो रहा है कि हम एक दो टेक्निक को मर्ज करके अपनी एक टेक्निक बना करके बालेआज करते हैं। तो वो कैसे होता है? नजर आ रहा है सबको? देखो हमने पीछे वाला अपना नॉर्मल सेक्शन कर लिया जहां से हम कलरिंग की स्टार्टिंग करेंगे। कस्टमाइज बालेआज कैसे किया जाता है ध्यान से देखना। आपको सबसे पहले तो फोर सेक्शनिंग कर लेनी है, जैसे कि आप नॉर्मल बालेआज वगैरह ग्लोबल हाइलाइट्स करने के लिए करते हो या ग्लोबल कोई भी सर्विस करने के लिए फोर सेक्शनिंग तो आपको बहुत मस्ट होती है, जरूरी है। छोड़ दो। फोर सेक्शनिंग करने के बाद बालेआज टेक्निक मैंने आपको बताई थी कि ऐसे कुछ इस तरह से डायगोनल सेक्शन लेकर के आपको बालेआज करना होता है। बालेआज मतलब एयर टच टेक्निक से हम बालेआज करते हैं जिसमें कि एक प्रॉपर मर्जेबल इफेक्ट बनता है। क्लियर है सबको? लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मुझे नीचे के सारे बालों में कलर नहीं चाहिए, तो वहां पर तो आप ये कस्टमाइज सॉरी ये एयर टच वाला बालेआज वहां थोड़ी कर सकते हो, क्योंकि एयर टच बालों में तो जो ये नीचे वाला बाल होगा ये पूरे हेड के सभी बालों पे कलर आएगा। लेकिन अगर कस्टमर को नीचे कलर ज्यादा नहीं चाहिए है तो आपको ये वाला कस्टमाइज बालेआज करना होता है जिसमें कि 50-50% प्रॉपर बालेआज आएगा, यानी नीचे के सभी बालों में बालेआज का कलर नहीं आएगा। कुछ कुछ बाल ऐसे भी बचेंगे जिनमें नॉर्मल आपका ग्लोबल वाला कलर पूरा नीचे तक दिखेगा, जो कि एक परफेक्ट मर्जेबल लुक बनता है। देखो पहला सेक्शन आपको करना है प्रॉपर एयर टच, जैसे हमने कल की क्लास में आपको बताया था, परसों की क्लास में कि कल हमने सीखा था कि एयर टच कैसे किया जाता है ना। आपको एयर टच करना है प्रॉपर और एयर टच करके आपको ये सेक्शन बांध देना है। लेकिन जो इसके ऊपर का सेक्शन आएगा, समझ आ गया आप लोगों को? माइक ऑन करो सारे। पहला जो सेक्शन होगा वो आपको एयर टच टेक्निक के साथ बांधना है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा सेक्शन आएगा उसमें आपको बेबी लाइट टेक्निक का यूज करना है। ऐसे सीधा सेक्शन लेकिन डायगोनल लेना है। डायगोनल सेक्शन में आपको बेबी लाइट टेक्निक का यूज करना है कुछ इस तरह से। देखो ये मैंने बेबी लाइट्स ली और ये बाल जो मैंने छोड़ दिया इस पे थोड़ी कोई कलर होगा, तो ये आपका ग्लोबल कलर वाला कलर पूरा नीचे तक नजर आएगा। और जो बेबी लाइट्स मैंने ली हैं इसमें भी मुझे फिर एयर टच टेक्निक का यूज करके तब इसको बांधना है ताकि ब्लेंडिंग बहुत अच्छी बने। क्लियर है? यही पैटर्न आपको पूरा कॉपी करते हुए जाना है। अब देखो अब नीचे मैंने यहां पर बेबी लाइट्स बांधी है ना, तो ये जो इसके बाद सेक्शन आएगा इस सेक्शन को मैं पूरा एयर टच टेक्निक के साथ बांध दूंगा। उसके बाद जो सेक्शन आएगा उसको मैं सेक्शन वैसे ही लेना है। देखो डायगोनल सेक्शन तिरछा ही रहेगा, लेकिन एक में ऐसे हाइलाइट्स निकाल करके बांधनी है और दूसरे में नॉर्मल एयर टच टेक्निक करके बांध देना है। इसको बोलते हैं कस्टमाइज बालेआज, जिसमें कि नीचे के सभी बालों में कलर नहीं आएगा लेकिन ऊपर से पूरी ब्लेंडिंग होती हुई आएगी और नीचे के बालों में भी आपका ग्लोबल कलर नजर आएगा और बालेआज का भी कलर नजर आएगा। क्लियर है सबको? यही पैटर्न आपको पूरे बालों में कॉपी करना है। एक एक आपको नॉर्मल बालेआज बांधना है और दूसरा आपको बेबी लाइट टेक्निक से बांधना है। इसको बोलते हैं कस्टमाइज बालेआज, कि आपने बालेआज टेक्निक को कस्टमाइज कर दिया। छोड़ो, देखो अब हम आ गए फ्रंट की तरफ। अब ये कस्टमाइज टेक्निक जब आएगी फ्रंट पर, तो फ्रंट पर आप क्या करोगे? देखो बाकी के सभी सेक्शन में तो जैसे ये साइड प्रोफाइल सेक्शन है अपना साइड वाला, इसमें तो आपको नॉर्मल जो टेक्निक चल रही है उसी टेक्निक से पूरा यहां तक बांध देना है। क्राउन सेक्शन पे आके आपको सिर्फ एक ही टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, चाहे या तो आप इसमें एयर टच कर देना चाहे आप इसमें बेबी लाइट्स कर देना, वो आपकी अपनी चॉइस है। क्लियर है सबको? अदरवाइज मैं जो इसमें टेक्निक यूज करता हूं मैं अपनी आपको बता देता हूं कि मैं यहां पर हमेशा ऐसे जिगजैग करके बेबी लाइट्स का यूज करता हूं क्राउन सेक्शन पे,
चाहे मुझे नॉर्मल हाइलाइट्स करनी हो, चाहे मुझे बालेआज करना हो, चाहे मुझे कस्टमाइज बालेआज करना हो, कुछ भी करूं मैं, लेकिन क्राउन सेक्शन पे हमेशा ऐसे जिगजैग सेक्शन लेकर के ही ऐसे मैं अपने टेक्निक का यूज करता हूं। क्लियर है? इससे क्या होता है, इससे ब्लेंडिंग बहुत अच्छी बनती है, कोई पैच नहीं आता कलर में, और ब्लेंडिंग इतनी सुंदर बनती है आपकी कि आगे के बाल जो है ना उसमें कलर भी होगा लेकिन बहुत ज्यादा नजर भी नहीं आएगा। क्लियर है सबको? वैसे तो कल मैंने आपको मनी पीस भी बताया था कि जब आपको यहाँ मनी पीस करना होता है तो मनी पीस का लुक कुछ इस तरह से आता है, आगे की ये लेयर आपकी कलर होके ऐसे दिखती है। लेकिन अगर आप जो ये जो टेक्निक आज मैंने आपको बताई, अगर आप इसको यूज करोगे तो इसमें मनी पीस भी दिखेगा लेकिन कोई पैच नहीं लगेगा उसमें। देखो यहाँ सीधा सीधा बस आपको ऐसे जिगजैग टेक्निक का यूज करके बेबी लाइट्स करनी है। जिगजैग सेक्शन लिया और आपने ऐसे कुछ बेबी लाइट्स को निकाल के बस ड्रायर चलाया और बांध दिया सीधा रूट के पास से। क्लियर है? मैडम इसको बोलते हैं क्लाइंट अपने हिसाब से हाइलाइट्स करा रहा है, तो जहां जहां पर उसको चाहिए बस वहां वहां पर बांध देना आप। वैसे तरीके से जो देखो मैडम ऐसा होता है, हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हम काम करते हैं तो प्रोफेशनल ही करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका क्लाइंट आपके अपने हिसाब से आपसे हाईलाइट्स करा रहा है ना, तो जहां जहां पर उसको कलर चाहिए मैडम उस हिसाब से आप उसको हाईलाइट बांध दो बस। अगर उसको फ्रंट पे चाहिए तो आप फ्रंट वाला सारा सेक्शन हाईलाइट्स ले लेके बांध देना। अगर आपको ऐसे पोनी जब बांधे तो पीछे से भी हाईलाइट्स दिखें तो आप यहाँ से तिरछा सेक्शन लेकर के हाईलाइट्स बांध देना। मैडम कलर नीचे तक नहीं लगेगा, कलर सिर्फ हाइलाइट्स पे लगेगा। अब हाइलाइट्स का बाल पूरा नीचे तक ही जाएगा। नीचे तक का मतलब ये नहीं है मैडम कि आप सारे बालों पर कलर लगा दोगे। नीचे तक का मतलब ये है कि जो हाइलाइट्स में निकला हुआ बाल होगा उसमें पूरे में कलर लगेगा। देखो ऐसा होता है ये। हाँ जी, रेड फैमिली, कॉपर फैमिली और आप टोनर किसे बोलते हो ये बताओ। देखो टोनर किसे बोलते हैं वैसे तो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो किसको बोल रहे हो आप? अच्छा आपकी हिंदी हिंदी में गड़बड़ है, ठीक है मैडम कोई बात नहीं, तो थोड़ा धीमा बोला करो। बताओ। अच्छा कलर कलर लिखवा दूं आपको? लाओ मैं कलर लिखवाता हूँ। लॉरियल का शीट कार्ड लेकर आ, जो नया वाला है। 5.35 बराबर मिक्स किया है ना आपने? बराबर मिक्स किया है, इसका मतलब 5 नंबर जो है वो उसको डार्क टोन में लेके जाएगा। अगर आपने उसको 70-30 का रेशियो दिया तो वो 6.3 बन सकता है। बिल्कुल कम करना पड़ेगा सर। अरे बाहर ही है जब मैं कह रहा हूँ यार, यहाँ नहीं है। नया शीट कार्ड है, व्हाइट कलर में होगा, मैजरल लिखा होगा, जाना एक बार लेकर आओ। फैशन कलर का क्या होता है, उसमें रिफ्लेक्शन की क्वांटिटी भी तो ऐड होती है। बेस कलर का मतलब है उसमें पूरी ट्यूब में एक ही रंग है, लेकिन रिफ्लेक्शन का मतलब है उसमें बेस के साथ साथ बाकी 2 रिफ्लेक्शन भी तो हैं। और 5 नंबर में सीधा पूरा एक ही ट्यूब में पूरा सिंगल एक 5 नंबर है, उसमें कोई रिफ्लेक्शन थोड़ी है, तो वो उसे अपनी तरफ खींच लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा दोस्त। अगर आप उसमें 9 नंबर मिलाओगे तो वो 8.35 बन सकता है। चलो कलर लिखो। आप लॉरियल का एक तो कलर लेना 4.20। क्या मैडम? ये तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, ये डे 3 की क्लास में है, रिकॉर्डिंग देख लेना आप। कंफ्यूजन क्या है बताओ? हाँ
ग्रे हेयर में नहीं होता? किसने का नहीं होता? अरे मैडम, ग्रे हेयर कवरेज होगा उसी हिसाब से रेशो भी बताई गई है उसमें। 5 नंबर की रेशो देख लेना ठीक से, और जो फैशन कलर होगा उसकी रेशो देख लेना, उस रेशो के हिसाब से मिक्स करना। तब अगर आपका ग्रे कवरेज ना हो तो फिर मुझे फोन कर लेना। 4.26। देखो, पहले कटर कलर लिखवाऊं क्या? कटर कलर में एक तो ब्लू कलर, एक वॉयलेट कलर, ये 2 कलर ऐसे लिख लो, किसी भी ब्रांड के हो, किसी भी ब्रांड के हो, आपके पास अवेलेबल होने चाहिए बस। एक तो ब्लू कलर और एक वॉयलेट कलर। ब्लू कलर किसको काटने के लिए है? ऑरेंज को। और वॉयलेट कलर किसका कटर है? येलो का। तो ये 2 कटर आपके पास हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। इस बात का अब आपको खुद ध्यान रखना है आगे। चलिए, इसके बाद आप लॉरियल के कौन कौन से शेड आपको ज्यादातर यूज किए जाते हैं, जो शेड मैं वो लिखवा देता हूं। 5.6 वाइन कलर, वाइन टोन शेड है ये। 6.62 रेड स्टोन का शेड है ये। उसके बाद आपकी ये जो गोल्ड सीरीज है ना, जैसे कि 5.3, 7.3, 8.3, ये तीनों भी बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। फिर आता है आपका 8.31, ये कलर भी बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब कि हाइलाइट्स के लिए होता है ये कलर। हाइलाइट्स में सबसे ज्यादा यही वाला कलर लॉरियल का डिपॉजिटिंग में काम आता है, और कलर शेड भी बहुत ज्यादा अच्छा देता है ये, जो सच बात है। उसके बाद 7.35 लॉरियल, और 5.35। फिर 11 और 12 सीरीज है, 12.7, 12.3, 12.11, 7.17, 6.11, 9.11। आजकल एक शेड और है जो बहुत ज्यादा चलता है, 5.1। फिर आ गया 5.15, 5.15, 6.13, 6.13। फिर है आपका 7.23, 7.23। 5.52, ये सब कलर सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं कलर्स के साथ कॉम्बिनेशंस बनाते हैं लोग डार्क स्किन पर और लाइटर स्किन पर। 5.1 के बाद है 5.15, 5.15, 6.13, 6.13, 7.23, 7.23, 5.52, 5.52। ठीक है जी। 12.7, 12.3, 12.1 आता है आजकल, इसमें 11 बंद हो गया शायद से। 12.1, 7.17, 6.11, 9.11, ये एश टोन की शेड है। एश टोन मतलब कब आएगा? 9 लेवल की लाइटिंग के बाद आएगा, उससे पहले कोशिश भी मत करना डालने की। डाल दिया तो शायद कुछ और ही बन जाएगा। ब्लॉन्ड है तो ये 12.1, ये भी ब्लॉन्ड है, ये वाले भी ब्लॉन्ड ही है, ये ऐश ब्लॉन्ड ही होता है 9.11। ऐश कलर कोई ब्राउन थोड़ी है। इधर ये 8.31, ये भी ब्लॉन्ड ही है। 8.313 भी ब्लॉन्ड की टोन में ही आता है थोड़ा थोड़ा।
मैडम नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ नहीं, मैंने कहा है ये दोनों होने ही चाहिए। उसके बाद आपका ग्रीन कलर भी तो आता है कलर कटर में, ये भी रख लेना। तीनों कटर रखो अपने, क्या पता कब किसकी जरूरत पड़ जाए। ठीक है जी, समझ आ गया आप लोगों को? क्लियर है? कल की क्लास में हम लोग आपका हेयर कट वगैरह बताएंगे आपको, और आपकी जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो सब क्लियर करेंगे। जी मुस्तफा जी पूछिए। मतलब किसी का बेस कलर क्या है? 3 नंबर 4 नंबर? 5 नंबर का बेस है और 20 वॉल्यूम के साथ 5.6 लगा दिया आपने, तो उसका कलर नहीं आएगा, बहुत कम दिखेगा, डाउन डाउन ही जाएगा वो 5 नंबर पे आपने 5.6 लगाया, तो वो 5.6 आएगा लेकिन दिखेगा नहीं। 4.46 4.6 तक आ जाएगा, मतलब दिखेगा नहीं। आप सिर्फ आपको दिखेगा, जिसने किया है ना उसे पता लगेगा हाँ टोन तो आई है, लेकिन क्लाइंट को ऐसा ही लगेगा कि मेरा बाल काला ही है, मजा नहीं आया। कभी भी अगर आपको रेडिश टोन में जाना है, हमेशा कम से कम 30 वॉल्यूम तो यूज करना ही करना, चाहे एक लेवल ही क्यों ना लिफ्टिंग हो, फिर भी 30 वॉल्यूम यूज करना। और अगर 2-3 लेवल चाहिए तो सीधा 40। फिर मैडम वो कल बताएंगे आपको, कल डाउट सेशन होगा आपका, जितने भी डाउट्स हों सब लिख लेना, सारे क्लियर कर देंगे कल में आपको। ठीक है जी।